दोस्तों नमस्कार। इस देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर गौतम अडानी की कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस देश में कुल 24 राज्यों में अडानी की कंपनियों की मौजूदगी है। चूंकि वो तमाम क्षेत्रों में हैं, इसीलिए कमोवेश इस देश का कोई राज्य बचता ही नहीं है जहां पर अडानी का कोई प्रोजेक्ट, कोई दफ्तर और दफ्तर के आश्रय आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट के रास्ते को खोजते हुए अडानी आपको दिखाई नहीं दे। और आज जब न्यूयॉर्क से यह खबर आई कि वहां की अदालत ने धोखाधड़ी और रिश्वत को लेकर अडानी के खिलाफ मुकदमा तय कर दिया है और उसके बाद दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया तो उनका एक ही जवाब था, हर सवाल का एक ही जवाब था, अडानी की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। और यह कहने के बाद अगली लाइन में वो ये कहते नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। और तीसरी लाइन थी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद जब पन्ने दर पन्ने खुलते चले जाएंगे, फाइल दर फाइल खुलती चली जाएगी, तो आखिर में आपको सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई देंगे। यानी इस नेक्सस को तोड़ पाने की स्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता नहीं है। लेकिन अगला सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस अपराध को भारत में किया गया, पैसा अमेरिका से लाया गया। अमेरिकी सरकार और वहां की देश के नियम कायदे बहुत साफ कहते हैं, आप जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं उसी जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां के बैंक और इन्वेस्टर से जो पैसा लिया गया, जो कहकर पैसा लिया गया, वो पैसा उस क्षेत्र में नहीं लगा, बल्कि घूस देने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल भारत में किया गया। यानी कानून वहां भी टूटा, कानून यहां भी टूटा। और भारत में तो करप्शन जीरो टॉलरेंस के आसरे चलता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं, हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल इसे सहने की स्थिति में नहीं है। और शायद यही बड़ी बात इस दौर में उभर कर आ रही है। क्या जिन राज्यों में घूस दिए गए, जिन राज्यों में जो प्रोजेक्ट्स लाए गए, उन प्रोजेक्ट्स के पीछे अगर इसी तरीके की रिश्वत रही तो क्या अब राज्य दर राज्य हर केस खुल जाना चाहिए? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जो आरोप न्यूयॉर्क में लगे उसके दायरे में भारत के भीतर 4 राज्यों का जिक्र किया गया और 5वें राज्य के बारे में कहा गया कि उसी ने सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं। बकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निकल कर आए, जो सांसद भी हैं, और उन्होंने कहना शुरू किया कि दरअसल यह बीजेपी राज्यों में नहीं है। जाहिर तौर पर घूस बीजेपी राज्यों को क्यों दिया जाए, जब एक सांठगांठ या परिस्थिति इस देश में बंदरगाहों से निकलकर तमाम क्षेत्रों में फैलती चली गई। इस देश के पीएसयू हो या फिर सरकारी संपत्ति हो, कौड़ियों के मोल चलती चली गई, तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में घूस देने की जरूरत क्या होगी? घूस तो वहां देना होगा जहां पर विरोध किया जा रहा है। और शायद इसीलिए जिन 4 राज्यों का जिक्र किया गया उसमें उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ इसका जिक्र है। और यह भी कहा गया कि इन सब के बीच मैक्सिमम पेमेंट जो 22.8 करोड़ डॉलर यानी 22.8 करोड़ डॉलर आंध्र प्रदेश में 7 गीगावाट खरीदने के रास्ते को साफ करने के लिए दिया गया। जगन रेड्डी वहां पर उस वक्त मुख्यमंत्री थे। आप हर राज्यों की परिस्थिति को समझिएगा तो बीजेपी गैर शासित राज्य, वहां पर यह पैसा दिया गया। अब अगला सवाल आता है कि जिन राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिन राज्यों में प्रोजेक्ट चाहिए, उसकी एवज में भी तो पैसा दिया गया होगा। और नया सवाल महाराष्ट्र चुनाव से जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जहां सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अडानी के चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन। और उस प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में धारावी बना।
धारावी की जमीन की कीमत राहुल गांधी लगातार 1 लाख करोड़ बोलते चले आए, लेकिन उस धारावी के समानांतर मुंबई शहर में ही जो अलग अलग जगहों पर जिस जमीन का जिक्र है उसमें 255 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड जो है वह जमीन हो, देवनार डंपिंग ग्राउंड 124 एकड़ की वह जमीन हो, इसके अलावे देवनार में ही तकरीबन 250 एकड़ की और जमीन का जिक्र है। फिर इसके साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जिक्र बार बार हो रहा है, बीकेसी का। इन सब के बीच वहां की सरकार ने 6600 मेगावाट रिन्यूएबल एंड थर्मल पावर का प्रोजेक्ट भी लाने की स्थिति में खुद को मान लिया। इन सब के बीच हाइपर सेल डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 50,000 करोड़ का जो जनवरी के महीने में ही बकायदा एमओयू जो साइन किया गया राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए किया गया, यह प्रोजेक्ट मुंबई या नवी मुंबई या और उसके साथ पुणे में आना है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड इस दौर में मुंबई के 38% कंज्यूमर को बिजली देती है और जिस लिहाज से वो काम कर रही है 60% मुंबईकर को बिजली अडानी की कंपनी से मिलेगी। पिछले दिनों इसका विरोध भी हुआ था, पैसा ज्यादा ले रहे हैं और राज्य सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी है। सेमीकंडक्टर 83,000 करोड़ का जो पनवेल के इलाके में तलोजा है वहां पर आना है। राधा नगरी से पानी जा रहा है तो कोल्हापुर में अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, विदर्भ के चंद्रपुर में अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक लंबी फेरिस्त है इसकी। लेकिन यहां पर सवाल यह है, क्या जिस चुनाव में अडानी राजनीतिक मुद्दा बन गए, क्या गिरफ्तारी महाराष्ट्र में होगी अगर अगाड़ी चुनाव जीत जाता है, यानी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, यह 3 राजनीतिक दल अगर सत्ता में आ जाते हैं तो क्या महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो सकती है? पिछले दिनों लगातार उद्धव ठाकरे यह कहते चले आ रहे थे कि हम सारे प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे। राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हां, मैं उस विचार के साथ खड़ा हूं। लेकिन नया सवाल कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस बात का जिक्र कर रहे हैं चाहे वह कांग्रेस शासित राज्य ही क्यों ना हो, अगर वहां पर गड़बड़ी हुई है इंक्वायरी उसकी भी होनी चाहिए, लेकिन शर्त एक ही है, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसके मतलब बहुत साफ है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर देश के भीतर किसी भी राज्य में अगर इस तरीके से रिश्वत दी गई है और उस रिश्वत के आश्रय अडानी की मौजूदगी है, तो सवाल जांच का है। और जांच के साथ अगर वह केंद्र सरकार से यह कहते हैं कि गिरफ्तारी, पहले आप गिरफ्तार कीजिए, और यह भी कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे देश के प्रधानमंत्री, तो अगला सवाल यह आता है क्या वाकई महाराष्ट्र की जो फाइल बतलाती है तकरीबन 1.5 दर्जन अडानीज के प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या वो इस दिशा में जाती है कि राज्य में गिरफ्तारी हो सकती है? अगर इन फाइलों के भीतर जिसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने अपनी सभाओं में कई मौकों पर किया है, उसमें खुले तौर पर उन्होंने बताया है किस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार की सांठगांठ खुले तौर पर अडानी की कंपनियों के साथ रही, अडानी के साथ रही, और उस सांठगांठ के साथ राज्य को उसकी एवज में जितना पैसा मिलता रहा वही पैसा राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में खुलकर नजर आया। यानी कॉरपोरेट की पूंजी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर यह तो सबको समझ में आती रही, लेकिन यह पहली बार है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी बड़े कॉरपोरेट को वो सौंपा जाता है और वो कॉरपोरेट उसकी एवज में राज्य सरकार और सत्ता को पैसा देते हैं, जिसका जिक्र राजनीतिक तौर पर चुनावी भाषणों में हो रहा है, तो चुनाव के बाद अगर सत्ता मिलती है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी या कार्रवाई होगी?
दरअसल ये होने वाली कार्रवाई भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर 2013 से ही जब अडानी इसका चार्टेड आसमान में घूमता था और घूमने के बाद जहां पर भी रैली होती थी, पॉलिटिकल चुनावी रैली, वहां पर उस चार्टेड से उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते थे, तब यह सवाल हर जहन में था, क्या राज्य के पास अपना कोई चार्टेड नहीं है या फिर किसी कॉरपोरेट का चार्टेड लेकर देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर क्यों घूम रहे हैं उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के चुनाव की दो खासियतें हैं। पहली बड़ी खासियत यह है कि 4% वोट इस बार बढ़ गए। दूसरी बड़ी खासियत का एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस पहले का भी हो रहा है, क्योंकि दो चीजें अगर जिस गठबंधन के साथ रहेगी वह चुनाव जीत जाएगा। यानी 4% वोट क्या वाकई आरएसएस की मेहनत से निकले और बीजेपी के पक्ष में गए, जिसका जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस कई मौकों पर करते चले जा रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ जो जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और जिसका जिक्र नाना पटोले कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं, दरअसल लोग बदलाव के लिए निकले और वो जानते हैं कि राज्य की स्थिति बेहद नाजुक है, आर्थिक तौर पर जो परेशानी लोगों को है, इसीलिए लोग घर से बाहर निकले। तो पहला सवाल है 4% वोट किसके पक्ष में गए। अगर ये अघाड़ी के पक्ष में गए हैं तो सत्ता में वो आ रही और गिरफ्तारी की फाइल खुलने वाली है। दूसरा सवाल, और नहीं आ रही है तो फिर डबल इंजन की सरकार है और वो मौजूदगी जो पहले से चली आ रही है युति के आसरे वो चलती रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिन प्रोजेक्ट्स पे इस दौर में मुहर लगाई वो तकरीबन 5 प्रोजेक्ट्स अडानीज की कंपनी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा सवाल वोट ट्रांसफर का है। अघाड़ी के बीच क्या वोट ट्रांसफर हुए हैं, युति के बीच क्या वोट ट्रांसफर हुए हैं। मैसेज ये बार बार आ रहा है कि युति के बीच कम से कम अजीत पवार की पॉलिटिकल पार्टी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चाहे दूसरी तरफ बीजेपी की मौजूदगी, और इनके वोट भी ट्रांसफर अजीत पवार के दायरे में नहीं आए हैं। यह मैसेज बतलाता है कि जहां जहां अजीत पवार शरद पवार के एनसीपी से टकरा रहे थे, या और उस पूरे इलाके में जो खास तौर से पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर बड़ी तादाद में अगर अजीत पवार का सुपड़ा साफ हो जाता है तो दूसरी तरफ उसका लाभ अघाड़ी को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। यह दूसरा मैसेज भी खतरनाक है कि सत्ता में क्या अघाड़ी आ जाएगी तब, और तब यह गिरफ्तारी हो जाएगी क्या। यह सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक परिणाम, चुनावी परिणाम दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो मुद्दा कॉरपोरेट का पहली बार इस देश में महाराष्ट्र जैसी जगह पर बना, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, उस पे इंप्लीमेंट करने की स्थिति इसीलिए पहली बार आ जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर इससे पहले कमोवेश हर राजनीतिक दल कॉरपोरेट के फंडिंग से ही चलता था, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस का दौर याद कीजिए, वो चाहे विलासराव देशमुख का दौर याद कर लीजिए, या फिर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जब पहली बार, उस वक्त बाला साहब ठाकरे थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी कॉरपोरेट से वसूली की जाती थी। लेकिन इस दौर में जब शिवसेना को तोड़ दिया गया, एनसीपी को तोड़ दिया गया, हालांकि शरद पवार की निकटता खुले तौर पर है और राहुल गांधी के तमाम मुद्दों को उठाए जाने के बाद जो अडानी से जुड़े थे, बावजूद इसके शरद पवार ने मुलाकात अडानी से की है, तो क्या वह अपने तौर पर रोक लगा सकते हैं कि गिरफ्तार मत कीजिए। इससे बड़ा बुरा असर पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर और कॉरपोरेट कल्चर पर और उस नेक्सस पर जिसके आसरे इस देश की कैपिटलिज्म की सोसाइटी जो चलती है, जो पैसे पर टिके होते। क्या ये बात वो कहना चाहते हैं? हो सकता है ये बात रोके भी अपने तौर पर। और यह भी एक दूसरा सच है कि कॉरपोरेट से भागीदारी खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की नजर आती है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा अगर बन जाए विपक्ष के तौर पर और वो सत्ता में आ जाए तो 6 फाइलें ऐसी हैं
जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो सेमीकंडक्टर की फाइल है, जो धारावी की फाइल है, जो रिन्यूएबल थर्मल पावर की फाइल है, जो अलग से डंपिंग ग्राउंड और कुर्ला डेयरी देने वाली फाइल है, और इन सब के बीच जो खास तौर से अलग अलग जगहों पर डाटा सेंटर खोलने का जिक्र है और इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उसको लेकर भी उसकी कीमतें जो बढ़ाई गई, उसकी फाइलें, तमाम फाइलें खुल सकती हैं। जाहिर है उसके दायरे में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार भी आएगी। तो क्या यह फाइल खुल जाएगी?